आज से हम लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 91, ठीक, बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक ठीक, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, तो उसको समझते हैं। चलिए देखिए, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। तो लिखते हुए चलिए, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में हुआ। ठीक, इस अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़ा गया? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो या तो कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ते हैं या उससे हटाते हैं। ठीक, तो क्या क्या जोड़ा गया? एक जोड़ा गया आर्टिकल 75 क्लॉज 1A, दूसरा जोड़ा गया आर्टिकल 75 1 क्लॉज B। ठीक, ये दो अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 361 कैपिटल B जोड़ा गया। इसके साथ क्या जोड़ा गया? फोर्थ आर्टिकल 164 क्लॉज 1A जोड़ा गया। ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ा गया? जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, जो आपका 10th शेड्यूल है, इस 10th शेड्यूल को अमेंड किया गया। तो कौन कौन से अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं? 91 के तहत जो 2003 में हुआ था, आर्टिकल 75 क्लॉज 1A जोड़ा गया। यहां 1A क्या है मैं बताऊंगा अभी। और जोड़ा गया आर्टिकल 75 1B, और जोड़ा गया आर्टिकल 361B, और जोड़ा गया आर्टिकल 164 1A, और क्या किया गया? 10th शेड्यूल को अमेंड किया गया। अब यहां से हम एक एक चीज को उठाते हैं और उसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या था आपका? आर्टिकल 75 1A। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 यह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। देन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाएगा। ठीक, किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंट करेगा। समझ में आई इतनी बात? तो यहां पर कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ये शुरुआत में तय नहीं था, और बहुत सारे मिनिस्टर्स बन जाते थे, है ना। जैसे हमने बताया था कि घास के अलग अलग मिनिस्टर हो गए, पेड़ के अलग मिनिस्टर हो गए। मतलब अगर यूपी जैसे हम विधानसभा की बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिनिस्ट्री दे दी जाती थी। वहां का जो कैपिटल लखनऊ में है, तो वहां पता ही नहीं चलता था कि वहां पर आदमी घूम रहा है कि मिनिस्टर घूम रहे हैं कि विधायक घूम रहे हैं। इतने सारे मिनिस्टर हो जाते थे। तो इसको कंट्रोल करने की बात की गई कि एक लिमिट तय किया जाए कि इतने ही मिनिस्टर होंगे। समझ में आया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का नंबर तय नहीं था। ठीक, तो 75 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम को, और पीएम के एडवाइस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंट करेगा। लेकिन कितने नंबर होंगे ये तय नहीं था। ये तय हुआ किस अमेंडमेंट से? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कब आया था? 2003 में। इसके द्वारा
इसी के बाद 75 1A जोड़ दिया गया और ये क्या कहता है, ये लिमिट तय करता है कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे सेंटर में। सेंटर मतलब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सेंटर में, ठीक। तो कितने होंगे, तो लोकसभा के जितने नंबर हैं, टोटल नंबर, आप याद रखना यहां राज्यसभा नहीं है, यहां लोकसभा के टोटल नंबर जो होंगे, कितने नंबर हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसको मेंबर लिख देते हैं और क्लियर हो जाए। टोटल मेंबर तो कितने हैं, तो प्रेजेंट में है 543। लोकसभा के टोटल मेंबर का 15%, लोकसभा के टोटल मेंबर का 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक। तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर कहां से आता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब, इंक्लूडिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो नंबर होगा वो 15% होगा। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई कितने मिनिस्टर बन सकते हैं, तो 543 एंग्लो इंडियन को वो फ्रीज कर दिया गया अभी, तो 543 का 15% कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, बोलो। 81.4, 81.4। और मतलब अब 4 का क्या करेंगे भाई, 0.4 है तो क्या करेंगे, तो अगर 5 या उससे ज्यादा नंबर होता है तो एक जोड़ देते हैं, और 5 से कम नंबर होता है तो जितना है उतना लिख देंगे। तो 81 कितना हो गया, 81। तो कितने मेंबर, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, 81 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, बोलो, क्लियर हो गया, ये वाला आर्टिकल क्लियर हुआ, ये वाला आर्टिकल क्लियर हुआ। ये इसने क्या किया, लिमिट कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैबिनेट का क्या लिमिट होगा, एक शब्द है कैबिनेट और एक शब्द है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट कितने होंगे, कैबिनेट में मेंबर कितने होंगे, तो कैबिनेट का मेंबर तय नहीं है। कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक जगह है, आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया है। और किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया है, जो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है। और कहीं पर भी कैबिनेट वर्ड नहीं मिलेगा, क्या वर्ड मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट का तय नहीं है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे वो तय है। कैबिनेट वो होता है जिनको हम मेन मिनिस्टर्स मानते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है आर्टिकल 75(1)(b) और ये, ठीक। इसको समझने से पहले एक बार हम इसको समझ लें, ये स्टेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्टेट्स। आर्टिकल 164 क्लॉज 1A ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये बात कहता है आर्टिकल 164(1)(a। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
किसकी बात करता है? स्टेट में कितने होंगे उसकी बात करता है आर्टिकल 164(1)(a। ठीक, अब मैक्सिमम लिमिट यहां भी कितनी तय की गई? 15%। मैक्सिमम लिमिट कितनी तय की गई? 15%। अब एक बात और याद रखना कि इस वाले में जो कि सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, यहां मैक्सिमम लिमिट तो है लेकिन कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट यहां तय नहीं है कि सेंटर में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन यहां पर भी मैक्सिमम लिमिट तय है 15%। लेकिन यहां पर मिनिमम है, यहां पर मिनिमम लिमिट है, और मिनिमम लिमिट कितनी है? तो कम से कम 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 12 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15%। 12 क्यों रखा गया भाई? मिनिमम लिमिट क्यों रखी गई स्टेट के लिए जबकि सेंटर के लिए नहीं रखी गई? उसका रीजन है कि कुछ जो है बहुत छोटे स्टेट है, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, ये क्या है? ये छोटे स्टेट्स हैं, इनमें सीट्स कम है, तो कम से कम मिनिमम कितने हो? 12 तो हो ही। समझ में आया ना? समझ में आया? तो ये हमने समझ लिया 164(1)(a। आगे बढ़ते हैं, अब आपके इस वाले पे आते हैं। अब क्या हो गया? हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये है सेंटर के लिए और ये है स्टेट के लिए। अब हमको ये समझना है, ये क्या है भाई? चलो समझते हैं। तो यहां पर हमने देखा है 75(1)(b, और क्या है बोलो? 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट, और 361(b) जोड़ा गया। अब इनका रिलेशनशिप है एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? जल्दी बताओ, कब आया था? 1985 में, और किस अमेंडमेंट के द्वारा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को लाया गया था। दल बदल कानून यानी यहां डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? जंपिंग। किसी और के टिकट पे चुनाव लड़ा और किसी और की पार्टी में शामिल हो गए, यानी एक जगह से कूदकर दूसरी जगह चले गए, इसको कहते हैं जंपिंग या डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाना पड़ा। किसी देश में ऐसा लॉ हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी मुद्दा बहुत ज्यादा कंसाइंस का चल रहा है, अंतरात्मा सबकी बोलने लगती है। इलेक्शन होता है, चुनकर जाते हैं, फिर उनकी अंतरात्मा की आवाज आती है कि मैं इस पार्टी में सही नहीं हूं, या पार्टी मेरे आदर्शों पे काम नहीं कर रही है, तो वो तुरंत दूसरी पार्टी में क्या कर देते हैं? जंप कर देते हैं। इस जंपिंग को रोकने के लिए क्या लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में इसको बताऊंगा आपको कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये किन किन पे लागू होता है? तो मेंबर ऑफ कौन से मेंबर्स ऑफ लोकसभा के लिए लागू होगा? बिल्कुल होगा। एक पार्टी से चुनकर आए, दूसरी पार्टी में चले गए, तो लोकसभा में होगा। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में लागू होगा। मेंबर्स ऑफ
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू होगा और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी लागू होगा। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी के मेंबर्स पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। डिफेक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो किसी पार्टी से चुनकर आया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, या पार्टी के विप मतलब जो डायरेक्शन है उसको नहीं माना, तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ की कैटेगरी में आएगा। और एंटी डिफेक्शन लगता है तो उसकी सदस्यता जो है, उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दी जाती है। इसीलिए इसको लाया गया। और क्या जोड़ा गया? 10th शेड्यूल। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10th शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक। अब ये जो 10th शेड्यूल किनके पे लागू हुआ? हमने देखा कि 4 हाउसेस हैं, उन सब पे लागू हो रहा है, ठीक। साथ में किन मेंबर्स पे लागू होगा? मेंबर्स कितने तरह के हैं अपने उसमें पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? फर्स्ट है इलेक्टेड, जो चुन कर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो चुन कर आते हैं। जैसे लोकसभा के 543 मेंबर कैसे आए? चुन के आए, इलेक्ट होकर के आए, तो उन पे लगेगा। यानी किसी और की पार्टी से चुनकर आया और किसी और की पार्टी में जाकर के मिल गए, तो उस पे क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन लगेगा, ठीक। दूसरा इंडिपेंडेंट, यानी जिनको हम निर्दलीय कहते हैं, निर्दलीय पर भी लगेगा। अगर आप किसी दल से नहीं हैं और चुन कर आते हैं और आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। समझ में आ गया? हां, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट मतलब हम इनको समर्थन देते हैं ताकि ये मेजॉरिटी को पा सके, बहुमत पा सके। सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आप उस दल में, उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। थर्ड क्या है? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब जो नॉमिनेट होकर के आते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेशन होता है, और अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। एंग्लो इंडियन का प्रोविजन लोकसभा में फ्रीज कर दिया गया है, साथ में एंग्लो इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी फ्रीज है। तो नॉमिनेट होकर कहां जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे, और 12 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन पर। तो इन पर भी लागू हो जाएगा। कैसे लागू होगा? कि जब इनका नॉमिनेशन होता है उसके 6 मंथ के अंदर, उनके 6 मंथ के अंदर अगर ये कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ध्यान रखना, 6 मंथ के अंदर अगर ज्वाइन करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन करते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है से बच कैसे सकते हैं? तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 1985 में। इसमें दो चीजें थी, एक था स्प्लिट एंड दूसरा था मर्जर। एक है स्प्लिट और एक है मर्जर। क्या परिभाषा है, क्या डिफिनीशन है स्प्लिट की? तो अगर कोई
जैसे मान लो ये कोई पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक, ये कोई पार्टी है, इसमें इसके मेंबर्स हैं। अगर इस मेंबर्स में से 1/3 बाहर निकल जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है इनका, पार्टी से बाहर हो जाते हैं, मतलब उस पार्टी के मेंबर नहीं रहते हैं और कोई न्यू पार्टी बना लेते हैं, कोई नई पार्टी बना लेते हैं। कितने मेंबर? 1/3 मेंबर अगर बाहर हो जाते हैं और कोई न्यू पार्टी बना लेते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, यानी स्प्लिट होने पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। बोलो आया समझ में? आया? आ रहा है? ठीक। अब दूसरा मर्जर, मतलब स्प्लिट जो हो रहा है इसमें आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, जैसे कांग्रेस से निकलकर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ नई पार्टी बना, मतलब आपका मेंबरशिप नहीं जाएगा, आप पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर रहेंगे, लेकिन आप कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे बल्कि नई पार्टी बनाएंगे। ये क्या कहता है? स्प्लिट। मर्जर क्या कहता है? मर्जर कहता है देखो कि अगर कोई 2/3 किसी पार्टी में से 2/3 मेंबर निकलकर एक ग्रुप बनाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब भी उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन कितने मेंबर होने चाहिए उस पार्टी के? 2/3 मेंबर अगर उस पार्टी को तोड़कर कोई ग्रुप बनाकर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मर्जर से मर्ज होना, और यहां पर आप सिर्फ अलग हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट मतलब अलग हो रहा है, और यहां पर दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहा है। कंडीशन क्या है? यहां पर है 1/3 और यहां पर 2/3। तो बहुत सारी चीजें और हो रही थी, हमने एंटी डिफेक्शन तो ला दिया था, लेकिन अभी भी कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कौन सा? 91। सन कौन सा? 2003। अब इसमें क्या जोड़ा गया? अभी हमने देखा था 75(1)(b, और इसमें लिख दिया गया, क्या लिखा गया कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ से जिसका मेंबरशिप जाएगा वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। आपको पता है कि मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होने के लिए मेंबर होना जरूरी है, लेकिन 6 मंथ या 6 महीने का टाइम भी मिलता है आपको। समझ में आ रहा है कि अगर आप मेंबर नहीं है तो 6 मंथ में आप कहीं से चुनाव लड़ करके आए और आप जो है उसके तब तक आप बने रहेंगे। ये बात आप लोग जानते हैं, सब लोग बोलो जानते हो ना? तो पहले ऐसा होता था कि एक लूप होल था कि भाई साहब आप अलग जाओ, आप फला मिनिस्टर रहना हमारे साथ, हमारी पार्टी है, अब दूसरी पार्टी गवर्नमेंट आके कहा मेरे में भी मिनिस्टर रहना, और फिर 6 मंथ के अंदर चुनाव लड़के आ जाना। ये लाभ दिया जाता था उनको, ये प्रॉफिट दी जाती थी। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में कहा गया कि थी देखो भाई 75(1) भी जोड़ रहे हैं, और क्या जोड़ के लिखा इसमें कि आप मिनिस्टर भी किसी तरह का मिनिस्टर नहीं रहोगे जब तक कि आप फिर से इलेक्ट होकर के ना आ जाओ। बोलो आगे समझ आ रहा है आपको? अब क्या हुआ आगे? 10th शेड्यूल में थोड़ा और कड़ा किया गया प्रोविजन को, और कहा गया कि स्प्लिट अब नहीं रहेगा। स्प्लिट का प्रोविजन हटा देते हैं, जिसमें 1/3 अलग होकर के न्यू पार्टी बनाते थे, यानी स्प्लिट का प्रोविजन हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91 के द्वारा। समझ में आया? तो स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है? मर्जर। थोड़ा कठिन कर दिया गया कि भाई 2/3 तैयार है तो ठीक है, लेकिन 1/3 पे हम नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ रहा है लोग? बोलो ठीक। और क्या किया गया? तो और 361(b) जोड़ा गया। अब भाई
एक और लूप होल था कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हम गवर्नमेंट बना लेंगे, और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपको कुछ गवर्नमेंट का बड़ा पद दे देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? गवर्नमेंट का कोई बड़ा पद दे देंगे, छोड़ो पार्लियामेंट, आओ यहां पर हम तुमको ये इसका डायरेक्टर बना देते हैं, या कोई एनजीओ है जो फंडेड हमारा, उसमें भेज देंगे आपको। तो ये भी रोकना जरूरी था। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 361B जोड़ा गया, जो कि यह कहता है कि इसके बाद किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेंगे आप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कोई पोस्ट पे रख दिया गया और उनको लाभ का पद दे दिया गया, प्रॉफिट का पद दे दिया, तो ये नहीं होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी आपको ही, ठीक। साथ ही कोई मान लो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई एनजीओ या कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट के द्वारा उसमें अच्छी फंडिंग होती है, तो उसमें आपको भेज दिया गया, तो वो भी नहीं होगा। तो सबका मामला ये था 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बस इतना मामला आप याद रखिए कि एक तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो डिसाइड हुआ, पार्लियामेंट के लिए 15% और स्टेट के लिए भी 15%, लेकिन मिनिमम लिमिट पार्लियामेंट के लिए नहीं है, मतलब सेंटर के लिए नहीं है, और मिनिमम लिमिट स्टेट के लिए है वो है 12, क्योंकि कुछ स्टेट बहुत छोटे हैं इस कारण से। साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत बनाया गया और स्प्लिट को हटा दिया गया, साथ में 361B जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91 2003 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।